आइए अब आज के क्लास में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। क्योंकि पिछले क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का इंट्रोडक्शन दिया जा चुका है। तो जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर में यहां पर हमको लिखना पड़ता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जो भी कंपनी उसका नाम, और यहां हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग अगर क्लोजिंग ईयर 31 मार्च है तो मार्च लिखिए, और दिसंबर है तो 31 दिसंबर, और जो भी ईयर है सपोज मान लीजिए 2022 है तो इसको डाल देंगे आप। इसके बाद इसका फॉर्मेट में सबसे पहला जो कॉलम होता है वो आपका पार्टिकुलर का कॉलम होता है, तो यहां पर आपको पार्टिकुलर लिखना है। यहां पर अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट है। फिर यहां पर क्रेडिट का पार्टिकुलर, और फिर यहां पर क्रेडिट का अमाउंट। आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का करीब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं सभी का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हम लोग। और अगर यहां नहीं हटेगा तो इसको हम लोग बगल में इसको हटाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आपको लिखना है। ओपनिंग स्टॉक को यहां चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपका नंबर आता है परचेज का, आप यहां पर परचेज लिखिएगा। परचेज में से अगर परचेज में कोई रिटर्न है तो उसको लेस करना है आपको, लेस परचेज रिटर्न। याद रखिएगा परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड भी बोलते हैं, तो शॉर्ट में यहां लिख देते हैं रिटर्न आउटवार्ड। ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस होकर के इसको बाहर दिखाइएगा। उसी तरह से यहां पर बाई सेल्स, अगर केवल सेल्स है, सेल्स में कोई रिटर्न नहीं है तो आपको अमाउंट को सीधे आउटर कॉलम में लिखना है, नहीं तो इनर कॉलम में लिखिएगा। और इसमें से लेस सेल्स रिटर्न आपको लेस कर देना है। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड बोलते हैं। इसको रिटर्न इनवार्ड बोलने के पीछे कारण यह है कि सेल किया हुआ माल हमारे यहाँ रिटर्न आता है अगर कोई डिफेक्ट हुआ तो इसलिए इनवार्ड बोलते हैं। और परचेज किया हुआ माल में कोई डिफेक्ट होता है तो हम लोग वापस करते हैं, इसलिए आउट जाता है, इसलिए आउटवार्ड बोलते हैं। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को आपको माइनस कर लेना है। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको आपको बाहर दिखाना है। फिर यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, आपको यहां क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। क्लोजिंग स्टॉक दिखाने के बाद अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जितना भी डायरेक्ट खर्चा है, जैसे आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो फैक्ट्री में जितना प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, जो डायरेक्ट है, पुली का खर्चा है, लेबर का मजदूरी है, वेजेस है, वो सारा चीज आपका आएगा। तो आइए क्या क्या आइटम आता है उसका लिस्ट आपको दे देते हैं। अब देखिए इस जगह पर ये फॉर्मेट आपका यहाँ पर है। जैसे कि इतना करने के बाद अब कैरेज है, अब कैरेज है चाहे कैरेज इनवर्ड दोनों दिखाइएगा। ये डायरेक्ट खर्चा है। कैरेज आउटवर्ड पीएल में जाता है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है। क्योंकि जब हम कोई रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो उसका जो भाड़ा लगता है वो कैरेज इनवर्ड है, और जब कोई तैयार गुड्स को सोल्ड करते बेचते हैं उसके लिए जो कैरेज देते हैं वो कैरेज आउटवर्ड है। तो केवल कैरेज लिखा रहे या कैरेज इनवर्ड लिखा रहे या कैरेज ऑन परचेज लिखा रहे, उसको आपको ट्रेडिंग में डालना है। रेलवे फ्राइट, कुली और कार्टेज, कुली का भाड़ा, ऑक्ट्री ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जब कोई माल मंगाते हैं तो ऑक्ट्री ड्यूटी लगता है। डॉक चार्ज इनवर्ड, देखिए जब रॉ मटेरियल कभी विदेश से मंगाते हैं तो डॉक पर चार्ज लगता है, वो डॉक चार्ज है इनवर्ड मंगाने के लिए। और अगर भेजते हैं तो आउटवर्ड डॉक चार्ज पीएल में जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी, जब कोई रॉ मटेरियल या कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। वेजेस, देखिए वेजेस एंड सैलरी अगर लिखा हुआ तो पहले वेजेस, इसको वेजेस ही समझना, या केवल वेजेस है इसको भी ट्रेडिंग में डालना है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री लिख करके कोई भी खर्चा दिया रहे तो डायरेक्ट है, उसको भी आपको ट्रेडिंग में डालना है। गैस, फ्यूल, पावर, ऑयल, वाटर, ये सभी क्या है, देख के सुन के भी लग रहा है कि ये फैक्ट्री का खर्चा है, यानी कि डायरेक्ट खर्चा है, इसको ट्रेडिंग में ही डालेंगे। ग्रीस, मोटिव पावर, प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस रहेगा तब भी। स्टोर कंज्यूम्ड, स्टोर से कोई रॉ मटेरियल हम मंगाए हैं, ये सब मेरा डायरेक्ट खर्चा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस,
या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कुछ भी रहे, पैकिंग मटेरियल, ये भी फैक्ट्री का ही खर्चा है, क्योंकि कोई भी गुड्स जब तैयार होता है तो पैक करने के लिए फैक्ट्री में ही पैक होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद आप प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी यहां पर लिख सकते हैं, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। और फैक्ट्री का रिपेयर, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, ये सारा चीज होता है। क्रेडिट में इतना ही आइटम है। अब आपको क्या करना है कि अगर इधर का बड़ा है तो आपको पहले जिधर बड़ा वो उधर का ही टोटल करना है। अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब पक्का है कि प्रॉफिट आ रहा है, तो आप इसको पहले जोड़ करके प्लस करके और यहाँ दिखा दीजिए, और यही टोटल को आपको यहाँ लिखना है। अब यही टोटल लिखने के बाद क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक जितना भी एक्सपेंसेस है सभी को प्लस करके इसमें से डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगर यहाँ मेरा कुछ बैलेंसेस यहाँ आ जाता है, ये मेरा ग्रोस प्रॉफिट है, तो यहां पर आपको लिखना है टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर इनकेस मान लीजिए कि उल्टा हो जाए, अगर मान लीजिए इधर वाला बड़ा हो गया, इधर वाला छोटा हो गया, तो हम लोग इस टोटल को यहां बैठाएंगे और इस टोटल में से फिर इसको माइनस करके यहां पर मेरा जो आंसर आएगा, अभी ग्रोस प्रॉफिट था ना, यहां ग्रोस प्रॉफिट नहीं होगा, ग्रोस लॉस होगा, तो बाई यहां पर ग्रोस लॉस और यहां लिख देंगे ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है तो यहां पर और लॉस है तो यहां पर इस साइड में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। इसी तरह से हम लोग का पीएल अकाउंट का भी फॉर्मेट होता है। तो आइए हम लोग पीएल अकाउंट का भी फॉर्मेट देख लेते हैं। पीएल अकाउंट का फॉर्मेट में जैसे इसका लिखे उसी तरह यहां लिखना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, ठीक है, और फॉर द ईयर एंडिंग, या ये तो लिखा हुआ है, इसके नीचे ही पीएल अकाउंट बनता है, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है इसके नीचे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो यहीं पर बनाते। अब पीएल अकाउंट का फॉर्मेट में आपको दिखाते हैं क्या क्या आएगा। यही पार्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट था, तो सेम टू सेम यही चीज होगा। इतना है। अब यहां हम पार्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, ये डेबिट कॉलम है और ये क्रेडिट कॉलम है। अब यहाँ क्या क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर सैलरी आएगा, स्टाफ को हम सैलरी देते हैं तो सैलरी आएगा। इस तरह का जितना भी एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट है, जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस है या जो डायरेक्ट नहीं है, वो एक्सपेंसेस सारा यहाँ पर हमारा आता है। और जो इनकम होता है इनडायरेक्ट, जैसे कि रेंट अगर पेड किए हैं तो डेबिट में दिखाएंगे, रेंट अगर मिला है तो वो क्रेडिट में दिखाएंगे। तो आज हम लोगों को पीएल अकाउंट में कितना तरह का आइटम आ सकता है मैक्सिमम हम लोग देख लेंगे, ताकि आगे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। अब पीएल अकाउंट का फॉर्मेट में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए इस जगह पर लॉस हमको आ रहा है, लॉस, तो ये मेरा क्रेडिट में लॉस आ रहा है, यहाँ लिखा है ग्रोस लॉस ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, तो ये लॉस हमारा, ये जो इधर क्रेडिट में आ रहा है डेबिट में आ जाएगा, ग्रोस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे दिखा दिए। और अगर इनकेस इधर वाला ज्यादा बड़ा है, मेरा ये प्रॉफिट आ रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, तो ये मेरा डेबिट में आ रहा है, इसको हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। तो क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे जीपी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये जीपी ट्रेडिंग से आया, दोनों में से कोई एक ही आएगा। इसके बाद अब मान लीजिए ऑफिशियल खर्चा में क्या होता है, ऑफिस में स्टाफ काम करते हैं, स्टाफ को हम सैलरी देते हैं, तो अगर सैलरी लिखा है तो दिखाएंगे, या सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो भी हम इसको यहाँ दिखाएंगे, ठीक, क्योंकि सैलरी एंड वेजेस है ना, तो सैलरी पहले, इसको सैलरी समझेंगे। फिर कैरेज आउटवर्ड, तैयार माल को बाजार में बेचने के लिए या वेयर हाउस में भेजने के लिए हम लोग को जो कैरेज का खर्चा लगेगा वो कैरेज आउटवर्ड होता है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में गया था तो आउटवर्ड पीएल में जाएगा। सैलरी या ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑफिस का रेंट, ये सभी पीएल में जाएगा। उसके बाद पीएल में और क्या जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम जाएगा, टेलीफोन चार्ज, इंश्योरेंस, अगर ऑफिस इंश्योरेंस लिखा है या केवल इंश्योरेंस लिखा है, कुछ बोला नहीं, फैक्ट्री इंश्योरेंस रहेगा तो ट्रेडिंग में डालिएगा, और खाली इंश्योरेंस है तो उसको भी पीएल में डालना है। जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस लाइटिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑडिट फी या डायरेक्टर फी, ये सभी पीएल में जाएंगे। डिप्रिसिएशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल डिप्रिसिएशन है, फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन है, फिक्स एसेट्स पर डिप्रिसिएशन को आपको पीएल में ही डालना है।
सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते समय कोई खर्चा लगता है, वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, एक्सपोर्ट ड्यूटी, माल भेजने के लिए जो ड्यूटी टैक्स लगता है वो, सेल टैक्स, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस सारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर कोई लोन लिए उस पर इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं, ये सभी मेरा इनडायरेक्ट ही खर्चा माना जाएगा। बैंक का चार्ज, बैंक ने चार्ज कुछ काट लिया, हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं वो भी हमारा खर्च है, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट में आएगा। लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, अग्नि द्वारा कोई माल जल गया या कोई चोरी के द्वारा लॉस हुआ, कोई भी लॉस हो आपका डेबिट में। बैड डेट्स, कोई डुबा दिया पैसा। फ्री सैंपल, ये भी एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट है, फ्री सैंपल को भी दिखाएंगे। चैरिटी या डोनेशन दे रहे हैं वो भी मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है। लाइसेंस फी, अपने ट्रेड का लाइसेंस बनाने में कोई फी वगैरह लग रहा है। इसके बाद गोडाउन रेंट, गोडाउन का किराया दे रहे हैं। बैंक चार्जेस, कमीशन पेड कर रहे हैं तो कमीशन पेड कर रहे हैं वो भी मेरा खर्च है। तो ये तो एक्सपेंसेस हो गया पीएल में जाने वाला। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम भी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कोई रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, तो मेरे लिए इनकम है, इसको क्रेडिट में डालिए। डिस्काउंट मिल रहा है रिसीव, वो भी क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हम कहीं किसी कंपनी का डिवेंचर वगैरह लिए हुए उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, या कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट किए उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो भी मेरा इनकम है ये क्रेडिट में जाएगा। कमीशन रिसीव, हमने कोई एजेंसी ले रखी है या कहीं से कमीशन मिला तो कमीशन पेड कर रहे हैं तो डेबिट में डालेंगे, और रिसीव हो रहा है तो इनकम है क्रेडिट में। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं जिससे हम माल खरीदते हैं, तो वो अगर हमको कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ कम पैसा हमको देना पड़ा, वो भी मेरे लिए इनकम है। बैड डेट्स रिकवर्ड, हमने सोचा था कि कुछ पैसा डूबा हुआ है, लेकिन वो डुबाया हुआ आदमी हमको आके पैसा दे दिया, तो हम तो इसको डूबा हुआ समझ लिए तो पैसा मिल गया, तो इनकम ही मानेंगे इसको। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, हमारे बिजनेस का प्रोपराइटर कुछ पैसा निकाला था तो उस पर उसने ड्राविंग पर इंटरेस्ट दिया है, तो हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है, क्योंकि जब भी हम पैसा निकालते हैं, जब पैसा लगाते हैं तो इंटरेस्ट लेते हैं, तो पैसा जब निकालेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो दे किसको रहे हैं, बिजनेस को दे रहे हैं, तो बिजनेस के लिए फायदा है, तो इसको भी क्रेडिट में डालिएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसा कि बताया कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। अप्रेंटिस प्रीमियम, अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है कि आपके फैक्ट्री में प्रशिक्षण लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर से कोई लोग आते हैं, ठीक है, 1 साल 1.5 साल के लिए काम करते हैं, तो उनको उनके जो ट्रेंड स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है, उनको जो सैलरी मिलती है उसका 50% उनको दिया जाता है, ठीक है, मतलब जैसे 20,000 रुपया पेमेंट है तो उनको 10,000 मिलता है, तो ये 10,000 कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट की ओर से आता है प्रीमियम, वो आपको देना, तभी तो आपके पास आ रहा है ना, तो इनकम ही है अभी अप्रेंटिस को देने के लिए, तो प्रीमियम ये इनकम है अभी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सपोज मान लीजिए कोई फिक्स एसेट्स है, अब फिक्स एसेट्स मान लीजिए कि 20,000 का है और आप उसको 25,000 में बेच दिए, तो 5,000 रुपया प्रॉफिट हुआ ना आपको। फिक्स एसेट को बेचने से जो प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट में डाल दीजिएगा, ठीक है, और अगर लॉस होगा तो यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को डेबिट में डाल दीजिएगा। रिबेट, आपको कोई रिबेट दे रहा है, छूट दे रहा है, उसका फायदा आपको मिल रहा है। डिविडेंड ऑन शेयर, आपने कहीं शेयर खरीद के रखा, उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी आपका फायदा है, वो भी क्रेडिट में जाएगा। अदर इनकम, और भी कुछ इनकम आपके पास आ रहा है, या मान लीजिए कि फैक्ट्री का बिल्डिंग को ही आपने भाड़ा पर लगा दिया है, थोड़ा सा भाग, उससे आपको इनकम आ रहा है, अदर इनकम भी आपके लिए इनकम। आप मान लीजिए कि आपका इधर का टोटल बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ के प्लस करके यहाँ पर दिखा देंगे, यही टोटल को आपको यहाँ दिखा देना है। अब इस टोटल में से अब यहां से लेकर यहां तक का प्लस करके जब माइनस करेंगे तो कुछ न कुछ यहाँ बैलेंस आएगा। ये बैलेंस अगर इधर आता, मतलब इधर का बड़ा है, इधर बैलेंस आया, तो इसको नेट प्रॉफिट कहेंगे, तो यहां लिखेंगे एनपी, यहां लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू, अब बैलेंस शीट बनाएंगे इसके बाद ना, तो उसको बैलेंस शीट का दूसरा नाम कैपिटल अकाउंट है, तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि आपका इधर का बड़ा ना हो, सॉरी इधर का बड़ा ना हो, इधर का बड़ा हो जाए, तो ये टोटल को पहले लिखेंगे और यही टोटल को यहां बैठाएंगे। अब यहां से यहां तक का जो है इसको माइनस करेंगे तो इधर बैलेंस आएगा, तो इधर बैलेंस आएगा, तो यहां पर एनपी लिखे थे, यहां नेट लॉस लिखेंगे, बाय नेट लॉस, और यहां लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब अगर ये प्रॉफिट है तो मेरे कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा बैलेंस शीट में, और लॉस है तो कैपिटल में जाकर के माइनस हो जाएगा, क्योंकि लॉस होने से हमारी कैपिटल घटती है और प्रॉफिट होने से हमारी कैपिटल बढ़ती है। तो ये आपका
इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लेना, ट्रेडिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर आपको ये कंप्लीट है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपका ये अगर इतना याद है, जो कि हम लोग समझ लिए अभी, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में क्या जाता है, पीएल अकाउंट के डेबिट में क्या जाता है, अगर इतना आपका कंप्लीट है तो पीएल अकाउंट बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रह गया केवल बैलेंस शीट का आइटम समझना है हम लोगों को, वो समझ में आ गया तो फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट का फॉर्मेट देखने के बाद अब नंबर आता है बैलेंस शीट। तो आइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। आपको बैलेंस शीट बनाना है तो सबसे पहले आपको यहां हेडिंग में ऊपर में लिख देना है बैलेंस शीट ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है उसका नाम, और यहां लिख देना है एज ऑन, जो भी डेट है, जैसे अब 31 दिसंबर का है तो 31 दिसंबर, जो भी ईयर आपका है, क्लोजिंग ऑफ द ईयर, इसको लिख देना है आपको, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट आप बनाते हैं तो उसमें लेफ्ट का जो कॉलम होता है यहां पर लिखाता है आपका कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इसके बाद ये अमाउंट कॉलम आपका आ जाता है। इस अमाउंट कॉलम में डेबिट और क्रेडिट आपको नहीं लिखना है, यहां पर आपका लिखाता है एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। फिर यहां पर आप अमाउंट कॉलम लिख लीजिए, यहां रुपीज, यहां भी रुपीज, ये लिख लीजिए। अब सबसे पहला नंबर आता है कैपिटल का। सबसे पहले आपको यहां पर कैपिटल, जो भी आप कैपिटल लगाए उसको दिखाइए। अब जो पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट अगर आया था तो उसको ऐड कीजिएगा, ऐड नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट आया तो उसको ऐड कीजिएगा, प्लस कीजिएगा। और अगर नेट लॉस आया है तो वो प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस, ये काम कर लीजिएगा। अगर कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट है अलाउड, दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में या फिर हमारे लाइसेंस में, या जो भी है प्रोविजन है उस तरह का एडजस्टमेंट में दिया है, जो भी है, तो यहां पर ऐड होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट लगने से कैपिटल बढ़ती है, ठीक है। ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हो जाएगा, यानी नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो चीज जो होता है वो प्लस होता है। अब इसमें प्लस करने के बाद जो भी आपका यहां आंसर आएगा, इसमें आपको लेस करना है। नंबर 1 पहला ड्राइविंग लेस करना है। बिजनेस के प्रोपराइटर ने कुछ पैसा निकाला वो, और ड्राइविंग पर अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। तो ड्राइविंग पर अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी आपको लेस करना है, ठीक है। ये तो लेस होगा ही। इसके बाद इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स क्वेश्चन में दिया है हमको इनकम टैक्स देना है तो इससे मेरा कैपिटल कम होगा, ये भी लेस होगा। और अगर मान लीजिए हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम दे रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हम दे रहे हैं। देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, हम अपने लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हैं ना, और बिजनेस से पैसा देंगे तो ये तो मेरे लिए ड्राइविंग हो गया। तो ये भी ड्राइविंग के ही जैसा मान करके ये भी हमारा लेस आइटम में आ जाएगा। मतलब ये भी लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग लेस होगा, इनकम टैक्स लेस होगा, ये भी लेस होगा। जितना भी आइटम है यहां से इसको ले जाके आप लेस कर लीजिए। लेस करने के बाद इसको बाहर दिखा लीजिएगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम तभी लेस होगा जब सेल्फ, यानी कि अपने लिए आप किए हुए, तो ठीक है, सेल्फ के लिए इंश्योरेंस तो लेस होगा। और फैक्ट्री का इंश्योरेंस है तो कंपनी का ही है, फिर इसको यहां लेस नहीं करना है। इसके अलावा और क्या क्या आता है, जैसे अब मान लीजिए कि आपने लोन लिया है, या बैंक से पैसा ओवरड्राफ्ट निकल, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी आपका यहां पर आ जाएगा। इसके बाद लोन आप लिए हैं तो लोन आ जाएगा। डिवेंचर्स वगैरह आप इशू किए हैं तो 10%, 15% डिवेंचर में टाइटल रहता है तो 10% डिवेंचर्स, ये भी आ जाएगा। इसके बाद आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे मजदूर का मजदूरी आप बकाया रखे हैं, आउट स्टैंडिंग उसको कहते हैं हम लोग, या सैलरी आउट स्टैंडिंग है, तो जितना भी तरह का आउट स्टैंडिंग है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और भी बहुत तरह के आइटम है। अब यहाँ पर जो भी हमारा फाइनल कैपिटल का अमाउंट आया तो आ गया। इसके बाद अब जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसको दिखा दिए। लोन अगर हमने लिया है किसी काम के लिए कंपनी में, इसको दिखा दिए। डिवेंचर्स
वगैरह है, इसको दिखा दिए। आउटस्टैंडिंग, अगर हमने किसी का सैलरी या वेजेस को पेंडिंग रखा, ड्यू रखा है, तो वो मेरा लायबिलिटीज है, उसको भी दिखा देंगे। क्रेडिटर को पेमेंट करना है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होता है कि अगर हमने किसी से माल खरीदा है और उसको एक बिल लिख के दे दिया है, तो वो कभी न कभी पैसा मांगने के लिए आएगा, ये भी मेरा लायबिलिटीज है, तो ये बिल्स पेबल हो गया। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है कि हमने इनकम अभी अर्न नहीं किया है बट हमने ले लिया, यानी एडवांस इनकम है, तो एडवांस इनकम को भी हम लोग लायबिलिटीज मानते हैं, क्योंकि काम किए नहीं तो काम तो करना पड़ेगा। और रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के हम रिजर्व में रख देते हैं, कंपनी में कभी काम आएगा, तो ये भी मेरा लायबिलिटीज है, क्योंकि हमने प्रॉफिट का पैसा को रिजर्व में रखा है, तो वो भी मेरा लायबिलिटीज है, उसको कहीं ना कहीं से हमको कवर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को लेकर के और यहाँ पर प्लस कर देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आइए एसेट्स में, तो कुछ फिक्स एसेट्स होते हैं, उनको दिखाइए, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्रेमिसेस है, प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्चर एंड फर्नीचर है, हॉर्स एंड कार्स, व्हीकल, मोटर गाड़ी, मोटर लॉरी, लीज होल्ड प्रेमिसेस। कुछ प्रेमिसेस ऐसा होता है हमने लीज पे ले रखा है, उसको हमारा अपना नहीं, खरीदे नहीं है, उसको रेंट या लीज पर लेकर रखे, वो भी मेरा है। इसके बाद स्टॉक या लाइव स्टॉक, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, ये सभी क्या है, जिंदा प्राणी है, अगर उस तरह का मेरे पास स्टॉक है तो उसको भी दिखा दीजिए आप। डेटर, संडे डेटर भी कभी कभी लिखा रहता है, तो डेटर कौन है, देनदार है, देनदार हमको कुछ न कुछ पैसा देंगे ही, ये सभी हमारे करंट एसेट्स हैं। बिल्स रिसीवेबल, जैसे कि हमने बताया बिल के बारे में, हमने किसी को माल बेच दिया और अभी तक उसने पैसा नहीं दिया, हमने उसको एक बिल लिख के दे दिया है 2 महीने 3 महीने का ड्यूरेशन पर, तो वो जैसे मान लीजिए ए को हम ए हैं, हमारी कंपनी ने बी को गुड्स सोल्ड कर दिया, अब मान लीजिए 10,000 का गुड्स हमने बेचा, 3 मंथ का टाइम दिया है, अब मान लीजिए 1 जनवरी को हमने गुड्स सोल्ड किया है, तो 3 महीने बाद, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना का डेट आएगा, तो अप्रैल महीना का 1 तारीख नहीं, 3 दिन का ग्रेस भी दे जाता है, तो अप्रैल महीने की 4 तारीख को ये बी पैसा देगा। किसके लिए, हमने बी को एक बिल लिखा और बी बिल पे साइन करके हमको दे दिया, तो मेरे पास जो बिल आया वो मेरे लिए बीआर है और वही बिल बी के लिए बीपी है, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो बीपी है, बीपी करंट लायबिलिटीज है, हमारा यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन ये मेरे लिए करंट एसेट्स है, क्योंकि इस बिल को लेकर हम पैसा लेने जाएंगे 4 अप्रैल को, तो ये मेरे लिए करंट एसेट्स है। तो ये देखिए करंट एसेट्स आपका बीआर, बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर आया हुआ है। फिर कैश इन हैंड भी मेरा करंट एसेट्स है, कैश एट बैंक भी करंट एसेट्स है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होता है कि हमने काम कर दिया, अभी इनकम मेरा ड्यूज है, आज नहीं तो कल मिलेगा ही, तो मेरा ये भी एसेट्स है, करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड या एडवांस भी इसको लिखते हैं, एडवांस एक्सपेंडिचर, मतलब हमने किसी को खर्चा एडवांस दे दिया, चाहे लेबर को वेजेस एडवांस दे दिया, चाहे सैलरी दे दिया स्टाफ को एडवांस, तो आज नहीं तो कल हम मैनेज करेंगे, तो मेरे लिए भी इनकम ही है ये। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया वो सब वापस मिलेगा, मेरा एसेट्स है। पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है उसको हम पेटेंटेड करा लिए, तो उसका कोई नकल नहीं कर सकता है, अगर कोई उसका नकल करने की कोशिश करेगा तो हमको कुछ पैसा देके ही उस प्रोडक्ट को बना सकता है, तो ये भी मेरा एसेट्स है। उसी तरह ट्रेडमार्क, हर कंपनी का कोई ना कोई अपना चिन्ह है, पहचान चिन्ह होता है, व्यापार चिन्ह होता है, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। उस व्यापार चिन्ह का कोई कॉपी नहीं कर सकता, अगर आपके व्यापार चिन्ह का कोई प्रयोग करता है तो उसके बदले में आपको पैसा देता है, तो ये भी आपका एसेट्स है। उसी तरह कॉपीराइट, आपके प्रोडक्ट का कोई कॉपी नहीं कर सकता, अगर करता है तो आपसे परमिशन लेगा, उसको पैसा देगा कॉपीराइट का, तभी आप वो प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। गुडविल, गुडविल जैसा कि नाम है, गुडविल एक छिपी हुई इंटेंजिबल एसेट्स है, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और गुडविल। टेंजिबल और इंटेंजिबल में ही अंतर कि जिसको हम टच कर सकते हैं, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब टच कर सकते हैं, दृश्य संपत्ति है, दिखाई देती है, विजिबल एसेट्स है। और जो दिखाई नहीं देती है, जैसे गुडविल, गुडविल का मतलब होता है ख्याति, क्रेडिट, आपका कितना नाम है मार्केट में, आप बाजार में जाते हैं तो आपको उधार में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का ऐसे ही उधार मिल जाएगा, वो आपका गुडविल है। तो गुडविल दिखाई तो नहीं देता है, अगर कोई पूछे कि आपका कितना गुडविल है तो कोई पैमाना है मापने का, 1 किलो गुडविल है, 2 किलो, कुछ माप सकते हैं इसको, नहीं, ये दिखाई नहीं देती है, दृश्य संपत्ति है संपत्ति, इसलिए इसको हम एसेट। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप कुर्सी टेबल का बिजनेस बना रहे हैं, तो जो कुर्सी बन के बिक गया, कुछ बचा हुआ है स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन कुछ ऐसा है कि किसी में पैर लगाना बाकी, किसी में पेंट करना बाकी है, यानी काम चालू है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो आज नहीं कल तो पूरा होगा ही,
तो भी मेरा एसेट्स है। और सबसे लास्ट में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको आप दिखा दीजिए। कौन सा क्लोजिंग स्टॉक? जो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डाले हुए थे, बचा हुआ माल। ये बचा हुआ माल भी आज नहीं तो कल बिकेगा, ये भी आपका एसेट्स है। तो ये बैलेंस शीट का ये लाइबिलिटीज में इतना आइटम है। आप देख लीजिए क्या क्या था। सबसे पहले कैपिटल में अगर प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे, लॉस है तो घटाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको भी जोड़ेंगे। जब प्लस करके आएगा तो ड्राविंग और ड्राविंग का इंटरेस्ट ये दोनों माइनस होता है, और इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर सेल को भी माइनस होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको बाहर ले जाइएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से अगर आपने लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट पैसा लिया, बैंक लोन भी यहीं पर आता है, तो उसको आपको दिखाना है। लोन आपने ले रखा है बाहर से, या मोर्टेज लोन, मोर्गेज लोन, बहुत तरह का लोन होता है। डिवेंचर्स, कंपनी कभी कभी अपना कैपिटल लेने के लिए मार्केट में पब्लिक से पैसा लेती है और बदले में एक डॉक्यूमेंट्स देती है, उसको डिवेंचर बोलते हैं। तो ये भी तो लोन ही ना है आखिर में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि किसी लेबर का पेमेंट या किसी स्टाफ का खर्चा, कोई बिल आप पेंडिंग रखे हैं, वो भी आपका लायबिलिटी, जिसको आउटस्टैंडिंग या ड्यू भी बोलते हैं, ओविंग भी बोलते हैं। इसका बहुत सारा नाम है। इसको ओविंग भी बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, नोट पेड बोलते हैं, अनपेड बोलते हैं। हिंदी सबसे अच्छा है बकाया, एक के भाषा है ना। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है? लेनदार, हमसे पैसा लेगा, ये भी लायबिलिटी है। बीपी, अभी बताए कि अगर हमने किसी से गुड्स परचेज किया, बाई किया, तो हमको बिल दिया, तो ये बिल मेरे लिए बीपी है, उसके लिए बीआर है, तो उसके लिए करंट एसेट्स है, मेरे लिए करंट लायबिलिटीज है। तो देखिए करंट लायबिलिटीज मैंने डाला है। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है इनकम अभी हमने किया नहीं और पैसा ले लिया, यानी एडवांस इनकम हुआ, दोनों सेम ही है ये दोनों, तो ये भी लायबिलिटीज है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम रिजर्व में रख लेते हैं कि पता नहीं किस्मत का क्या भरोसा, कब किसने क्या परोसा। मतलब व्यवसाय में कुछ भी हो सकता है ऊंच नीच, तो रिजर्व में पैसा रहेगा तो मेरे काम आएगा। तो रिजर्व में हमने पीएल से पैसा निकाल के रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरा लायबिलिटीज है, उसको हम खा तो सकते नहीं है। और एसेट्स में मेरा देख लीजिए क्या क्या आता है। तो फिक्स एसेट्स कहां तक है? देखिए यहां तक फिक्स एसेट्स है। लैंड, बिल्डिंग, प्रेमिसेस, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, हाउस कार्ड्स, व्हीकल, लीज होल्ड। इसके बाद करेंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स यहां से है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल और गुडविल, ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस और एक क्लोजिंग स्टॉक, ये सभी हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी करंट एसेट्स है। तो इसको जब प्लस करेंगे आप ना, तो दोनों साइड का जो टोटल है आपका वो बराबर आ जाएगा। बराबर आ गया तो समझ लीजिए कि सही बना हुआ है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है। अगर आपको ट्रेडिंग का फॉर्मेट, पीएल का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसा कि मैंने बताया, इतना फॉर्मेट अगर आपको याद रहता है तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना कि इतना बहुत सारा बड़ा सा क्वेश्चन डिजाइन करेंगे या बुक से लेंगे और उसका ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बना डालेंगे। एक ही क्वेश्चन में ये कंप्लीट हो जाएगा।